बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन है और आज की नशिस्त में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो डायबिटिक पेशेंट्स जो रमज़ान में रोज़ा रखना चाह रहे हैं, उनके बारे में जो मुख्तलिफ़ डायबिटीज़ के हवाले से अहम चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए एज़ ए डायबिटिक पेशेंट। आज की नशिस्त में हम उन चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे। सबसे पहले बात अहम ये है कि कौन से लोग हैं जो रमज़ान के रोज़ा रख सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो पहली कैटेगरी के वो लोग जो रोज़ा रख सकते हैं, वो लोग हैं जिनकी जो शुगर है वो डाइट से कंट्रोल है, यानी वो खुराक से मीठे से परहेज़ कर रहे हैं और उससे उनकी शुगर कंट्रोल है। तो ये लोग शुगर रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन ले रहे हैं और उससे उनकी शुगर कंट्रोल है। तीसरे वो लोग हैं जो जीएलपी-1 एनालॉग्स जो हफ़्ते बाद जड़े भी एक इंजेक्शन लगता है, सीमाग्लूटाइड या लिराग्लूटाइड वगैरह के, उनसे शुगर कंट्रोल है, वो भी रमज़ान का रोज़ा आराम से रख सकते हैं। चौथे वो लोग हैं जो एसजीएलटी2 इन्हिबिटर्स लाइक एम्पाग्लाइफ्लूज़न, इस तरह के मुख्तलिफ़ साल्ट्स हैं जिनको हम एसजीएलटी2 इन्हिबिटर्स कहते हैं, वो ले रहे हैं और उससे उनकी शुगर कंट्रोल है, वो रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं। और छठे 5वें नंबर पे वो लोग हैं जो डीडीपी4 इन्हिबिटर्स, डापा या इस किस्म की मेडिसिन्स ले रहे हैं, उससे उनकी शुगर कंट्रोल है, वो रोज़ा रख सकते हैं। और छठी बात ये है कि ये वो लोग हैं जिनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, दिल का मसला नहीं शुगर की वजह से, हार्ट का मसला नहीं है और साथ में किडनीज़ का प्रॉब्लम नहीं है और दीगर जो शुगर के मसाइल होते हैं वो नहीं हैं, तो ये लोग आराम से ये लोग रोज़ा रख सकते हैं। अब वो लोग जो रमज़ान में रोज़ा नहीं रख सकते, या ये ऐसे कह लें कि वो लोग जिनको बेहतर है कि वो रमज़ान में रोज़ा ना रखें, बल्कि अपनी जगह पे किसी और को रोज़ा रखवा के उसका कफ़ारा अदा कर दें और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इनको वैसे ही अजर देगा जैसे कि वो खुद रोज़ा रख रहे हैं। तो ये 9 किस्म के लोग हैं जिनके लिए बेहतर है कि वो रमज़ान में रोज़ा ना रखें। पहले वो लोग हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ वो शुगर है जो यंग बच्चों के अंदर होती है और उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लेनी पड़ती है और टैबलेट से वो कंट्रोल नहीं होती। तो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स जो इंसुलिन पे हैं उनको बेहतर है कि वो रमज़ान का रोज़ा। दूसरे वो लोग हैं जिनकी शुगर बार-बार कम होती है, उनके लिए बेहतर है कि वो रमज़ान का रोज़ा ना रखें। तीसरे वो लोग हैं जिनकी एचबीएमएनसी जो 3 महीने का शुगर का टेस्ट है वो 9 से ज़्यादा आ रहा है, तो उनके लिए बेहतर है कि वो रमज़ान का रोज़ा ना रखें। और चौथे नंबर पे वो लोग हैं जिनको पिछले 3 माह के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बीके जिसे कहते हैं ये, या एचएचएस, ये 2 बीमारियाँ जो शुगर के बढ़ने की वजह से होती हैं और उससे पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। अगर पिछले 3 माह के अंदर इनमें से कुछ भी उनको हुआ है, तो वो बेहतर है कि रमज़ान का रोज़ा ना रखें। 5वें नंबर पे वो लोग हैं बूढ़े हैं जो ज़ईफ़ हैं और जिनकी दिमागी जो कि हालत है वो तवाज़ुन में नहीं है, भूल जाते हैं, चीज़ों को प्रॉपर देख नहीं पाते, तो वो बेहतर है रोज़ा ना रखें। छठे नंबर पे प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं, जो हामला औरतें हैं, वो रोज़ा ना रखें। 7वें नंबर पे वो लोग जो किडनी के अमराज़ में मुब्तला हैं और उनकी स्टेज 4 या 5 है, ये डॉक्टर आपको बताएगा कि आपकी स्टेज कौन-सी है। 4 और 5 के पेशेंट्स बेहतर है कि वो रमज़ान का रोज़ा ना रखें। 8वें नंबर पे वो लोग हैं जिनको शुगर के साथ दीगर मसले-मसाइल हैं, लाइक उनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, उनको हार्ट का मसला है, दिल का मसला है, या उनका फ़ालिज के मसले हुए हैं शुगर की वजह से, तो वो बेहतर है रोज़ा ना रखें। और 9वें नंबर पे वो औरतें हैं जो बच्चों को दूध पिला रही हैं और उनमें उनका बच्चा 6 माह से कम उम्र का है और वो सिर्फ़ दूध पी रहा है, साथ में कुछ खा पी नहीं रहा, सिर्फ़ दूध पे है वो। और माँ जो है वो नहीफ़ है, कमज़ोर है और वो जो मिल्क की प्रोडक्शन है, दूध जो पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी फीडिंग मदर्स जो हैं वो बेहतर है रमज़ान का रोज़ा ना रखें। तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो रमज़ान का रोज़ा तो रख सकते हैं, लेकिन उनको डॉक्टर के साथ राब्ता करना पड़ेगा, अपनी डोज़ेज़ को मॉडिफ़ाई करवाना पड़ेगा, मेडिसिन्स की डोज़ेज़ जो हैं, और उनको बाकायदगी के साथ शुगर अपनी चेक करवानी पड़ेगी। तो ये कौन से लोग हैं? ये 4 किस्म के लोग हैं। पहले वो लोग जिनकी एचबी1सी 3 महीने का टेस्ट 7 से 9 के दरमियान है, तो ये लोग रमज़ान का रोज़ा रख तो सकते हैं, लेकिन अंडर सुपरविजन, अंडर सर्विलेंस कह लें रादर, ये ज़्यादा बेहतर है। और दूसरे वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल है, इंसुलिन पे, इंसुलिन की स्टेबल डोजेज़ के ऊपर जो है वो उनकी शुगर कंट्रोल है, ये भी रख सकते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो सल्फ़ोनाइल यूरियाज़ जो शुगर की गोली हैं, लाइक डायनिल है, केट्रल है,
तो जो लोग टैबलेट्स ले रहे हैं और इससे इनकी शुगर कंट्रोल है, तो ये लोग भी रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद। और चौथे किस्म के वो लोग हैं जिनको दिल के अमराज तो हैं लेकिन वो स्टेबल है, कंट्रोल है बीमारी। तो ये 4 किस्म के वो लोग हैं जो रमज़ान का रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन इनको पहले अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और अपनी मेडिसिन्स के अंदर तब्दीलियाँ करवानी पड़ेंगी। अब अगली बड़ा अहम ये टॉपिक है कि रमज़ान का रोज़ा रखा हुआ है किसी भी डायबिटिक पेशेंट ने, तो वो कौन-सी अलामात या कौन-सी कंडीशंस हैं जिसमें उसको चाहिए कि रमज़ान का रोज़ा तोड़ दे और इफ्तारी कर ले, टाइम से पहले। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो 6 हैं। पहली बात ये है कि शुगर लेवल अगर 70 से कम हो गया है, तो वो रमज़ान में रोज़ा खोल दे, रोज़ा तोड़ ले और इफ्तारी कर ले। दूसरे वो लोग हैं जिनकी शुगर लेवल 300 से बढ़ गई है। तीसरे किस्म के वो लोग हैं जिनके अंदर पानी की कमी की अलामात आ गई हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई है, जिसमें मुँह बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, पेशाब थोड़ा आ रहा है और पेशाब का रंग जो है वो गहरा हो गया है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो गया है और उसको चक्कर से आ रहे हैं, तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर वो रोज़ा इफ्तार कर ले। चौथी कंडीशन वो कीटोएसिडोसिस के पेट में दर्द शुरू हो गई, वोमिटिंग स्टार्ट हो गई और मुँह से जैसे फ्रूट की स्मेल होती है वैसी स्मेल आनी शुरू होगी, तो इन लोगों को भी चाहिए कि अपना रोज़ा तोड़ लें। 5वें नंबर पे वो पेशेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है और बहुत सीवियर वीकनेस और फटीग महसूस कर रहे हैं, वो भी रोज़ा इफ्तार कर लें। और छठे नंबर पे वो फीमेल प्रेग्नेंट औरतें और दूध पिलाने वाली औरतें हैं जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, लेकिन रोज़े रखने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और उनका बच्चा जो है वो उन उसके अंदर डिहाइड्रेशन के साइंस आ गए हैं। अगर वो दूध पी रहा है कि वो पेशाब उसका कम हो गया है और उसका वो रो रहा है बार-बार बहुत ज़्यादा, तो अब दूध की आपकी सप्लाई कम है, प्रोडक्शन कम है, तो वो औरतें भी रोज़ा इफ्तार कर लें। अब आपने रमज़ान में रोज़ा रखा हुआ है और आपके डॉक्टर ने आपको इजाज़त दे दी है, तो आपने रोज़ाना शुगर कितनी दफ़ा चेक करनी है? आपने रोज़ाना शुगर जो है वो 6 दफ़ा चेक करनी है और ये रोज़ाना ही करनी है तब तक जब तक कि आपका डॉक्टर कहे कि अब आपकी जो हमने डोज़ मॉडिफ़िकेशंस की हैं, जो आपकी ये मेडिसिन्स के अंदर तब्दीलियाँ की हैं वो स्टेबल हैं, तो अब आप रोज़ाना उस फ्रीक्वेंसी के साथ शुगर ना चेक करें, तब तक आपने ये 6 दफ़ा शुगर रोज़ाना चेक करनी है। एक सुबह सहरी से पहले, दूसरे नंबर पे आपने चेक करनी है सहरी करने के बाद 2 घंटे के बाद, तीसरी आपने चेक करनी है मिड डे के अंदर 2 से 3 बजे के दरमियान। चौथे नंबर पे आपने इफ्तार से पहले चेक करनी है, 5वें नंबर पे आपने 2 घंटे बाद इफ्तार से और छठे नंबर पे आपने शुगर तब चेक करनी है जब आपको कभी भी पूरे दिन के अंदर कोई अलामात आ रही हैं शुगर कम होने की, ज़्यादा होने की, तो उस वक़्त आपने शुगर चेक करनी है। अगला सब बहुत अहम टॉपिक है कि आपने इफ्तारी के अंदर और सहरी के अंदर खाना क्या है? मैं बात कर रहा हूँ शुगर के वो मरीज़ जो रमज़ान में रोज़ा रखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अहम बात ये है कि आपने सहरी में क्या खाना है और अफ़्तारी में क्या खाना है और फिर हम बात करेंगे क्या नहीं खाना। स जो मोटी चीज़ वो ये है कि आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, ऐसी मीठी चीज़ें लेनी हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता डाइजेस्ट होती हैं, फ़ौरन डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें नहीं लेनी। तो सुबह को आप जो है वो रोटी खा सकते हैं, व्हाइट व्हीट की नहीं, होल व्हीट जो होती है, उसकी आप रोटी खा सकते हैं। इसके साथ आप जो है वो बॉइल्ड जो एग ले सकते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं, चिकन का ब्रेस्ट पीस ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर चीनी के और सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इससे आप सहरी करेंगे और जो चीज़ें आपने नहीं लेनी सुबह के वक़्त, एक तो व्हाइट ब्रेड नहीं लेनी, पराठा नहीं खाना आपने, व्हाइट राइस नहीं खाने, अचार का इस्तेमाल नहीं करना और जूसेस जो हैं वो आपने नहीं पीने। अब इसी तरह हम बात करते हैं अफ़्तारी की, तो अफ़्तारी में आपने 1 से 2 खजूर के साथ अफ़्तार करना है। उसके बाद 1 गिलास पानी का पी लें और उसके बाद जो है आप कोई भी एक फ्रूट ले लें। उसके बाद नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद जब आप अफ़्तारी करते हैं मेन, तो उसमें आप रोटी के साथ खा सकते हैं, रोटी ले सकते हैं और साथ में आपने जो है वो चिकन का ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं
और इसके अलावा जो चीज़ें नहीं लेनी शाम के वक़्त, वो बिरयानी नहीं लेनी, पकौड़ा नहीं लेना, समोसा नहीं खाना, फ्राइड आइटम्स नहीं खानी। आप अगर सुबह के वक़्त ले रहे थे 10 यूनिट, तो अब आपने सुबह के वक़्त लेने हैं 5 यूनिट्स। और जो शाम की यूनिट्स हैं, शाम के यूनिट्स आप जितने ले रहे थे पूरे दिन के अंदर, उतने यूनिट्स अब आपने पूरे करने हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप रोज़ाना 20 यूनिट ले रहे थे, 10 सुबह और 10 शाम। अब आपने किया क्या कि सुबह को आपने कर दिए 50% कम करके 5 यूनिट्स। तो अब आपने शाम को इतने यूनिट्स लेने हैं कि जितनी आपकी पहले जो पूरे दिन के यूनिट्स थे वो पूरे हो जाएँ। पहले आप 20 यूनिट्स ले रहे थे, तो अब आपने 5 यूनिट सुबह को किए हैं, तो अब आपने शाम के वक़्त 15 यूनिट्स कर देने हैं। यानी आपकी शुगर जो यूनिट्स हैं वो तो सेम रहेंगे, लेकिन चेंज ऐसी होगा कि मॉर्निंग वाली डोज़ हाफ़ करके वो जितने भी यूनिट्स आपने छोड़े हैं, वो सारे यूनिट्स आप शाम के वक़्त इफ्तारी के वक़्त जो है वो उसको आप लगाएँगे। ये है जिनकी शुगर HbA1c 7 से कम है। और जिन लोगों की शुगर लेवल 7 से ज़्यादा है, जिनकी शुगर अच्छी कंट्रोल नहीं है, तो वो जो मॉर्निंग में जितने भी यूनिट्स ले रहे थे इंसुलिन के, उसमें 30% कम कर दें। यानी कि अगर वो 10 यूनिट ले रहे थे, तो वो अब 7 यूनिट लेंगे। और शाम के वक़्त जितने भी यूनिट्स वो पूरे दिन में ले रहे थे, ये शाम वाली डोज़ की बात नहीं कर रहा, पूरे जितने यूनिट्स ले रहे थे, उसमें 20% इंक्रीज़ कर दें। तो सुबह के वक़्त जितनी डोज़ आप ले रहे हैं उस डोज़ का 30% कम कर दें, और शाम के वक़्त जितना पूरे दिन के डोज़ेज़ ले रहे हैं, यूनिट्स ले रहे हैं, और पूरे दिन के डोज़ेज़ के हिसाब से 20% इंक्रीज़ कर दें। अब अगली बात ये है कि अगर आप वो इंसुलिन ले रहे हैं जो दिन में सिर्फ़ 1 दफ़ा लगाई जाती है, वो बहुत सारी हैं, ग्लार्जिन है, डेटिमर है, वो लेंटस के नाम से आती हैं और भी आती हैं। तो वो आपने अब आप इफ्तारी के वक़्त लगाएँगे और उसकी डोज़ जो है वो 15 टू 30% आप कम कर दें। तीसरे वो लोग हैं जो इंसुलिन ले रहे हैं राइज़ोडिक के नाम से। इसमें वो अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। तो अगर तो वो ले रहे थे ये राइज़ोडिक एक टाइम, तो वो अब क्या करेंगे कि राइज़ोडिक की जो यूनिट्स हैं वो लगाएँगे शाम के वक़्त, और उसको 10 से 20% यूनिट्स को कम करके लगाएँगे। अगर वो सुबह और शाम 2 टाइम में ले रहे थे, तो बेहतर ये है कि वो 2 टाइम की बजाय अब वो एक ही टाइम लगाएँ शाम के वक़्त, इफ्तार के वक़्त, और जितने वो टोटल डोज़ ले रहे थे उसमें से 50% डोज़ रिडक्शन करके अब शाम को ही लगाएँ। GLP-1 एगोनिस्ट्स होते हैं, ये जो वज़न कम करने के लिए भी इंजेक्शन लगाते हैं। इसमें बहुत सारे नाम से आ रहे हैं, सेमाग्लूटाइड के नाम से आ रहा है, और सक्सिंडा के नाम से आ रहे हैं, और इसके अलावा ओज़ेम्पिक के नाम से आ रहा है। उसमें कुछ इंजेक्शंस ऐसे हैं जो आपने डेली लगाना होता है, कुछ इंजेक्शंस हैं जो हफ्ते बाद लगाने होते हैं। तो इनकी डोज़ेज़ जैसी आप पहले लगा रहे थे वैसे ही लगाते रहें। इसमें कोई मॉडिफ़िकेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कर लें कि उसको शाम के वक़्त, इफ्तार के वक़्त लगा लें। अब हम बात करेंगे कि जो टैबलेट्स आप खा रहे हैं, उनमें क्या डोज़ मॉडिफ़िकेशंस करनी है। अगर आप मेटफ़ॉर्मिन ले रहे हैं, ग्लूकोफ़ेज़ या टैबलेट वो ले रहे हैं, और एक टाइम ले रहे हैं, तो उसको आप इफ्तार के वक़्त कर दें। अगर आप 2 टाइम ले रहे हैं, तो आप उसको बेहतर ये है कि वो एक्सटेंडेड रिलीज़ जो होती हैं टैबलेट्स, डोज़ उतनी लें लेकिन एक्सटेंडेड रिलीज़ में कन्वर्ट करके शाम के वक़्त कर दें। लेकिन अगर आप वो सुबह-शाम भी लेते रहें तो ख़ैर है। और तीसरे किस्म के अगर वो आप 3 दफ़ा दिन में ले रहे हैं, तो सुबह की डोज़ मॉर्निंग वाली वैसे ही सहरी के टाइम रखें। इवनिंग और जो दोपहर और शाम वाली जो डोज़ थी उसको आप इफ्तार के वक़्त कर दें। अगर आप सल्फ़ोनाइल यूरियाज़ ले रहे हैं, डायनल टैबलेट ले रहे हैं, तो बेहतर है कि डायनल की टैबलेट ना लें, उसको किसी और टैबलेट्स के साथ रिप्लेस करवा लें अपने डॉक्टर से। डायनल की टैबलेट ना लेना मुनासिब है। इसी तरह जो दूसरी हैं, गेट्रल है या साइकॉन एमआर है, ये आपने शाम के वक़्त लेनी है, इफ्तार के वक़्त लेनी है, और इसकी डोज़ मॉडिफ़िकेशंस में आपने 25 टू 50% इसकी डोज़ हमने कम करके देनी है। यानी अगर आप गेट्रल 4 मिलीग्राम की पहले ले रहे थे, तो बेहतर है कि अब आप इफ्तार के वक़्त लें और 2 मिलीग्राम से आप इसको देखें। फिर है DDP-4 इन्हिबिटर्स, डापा के नाम से टैबलेट आती हैं, तो अगर ये आप ले रहे हैं, तो आप जैसे भी पहले ले रहे थे, जिस टाइम भी ले रहे थे, वैसे ही इसको कंटिन्यू करें। फिर SGLT2 इन्हिबिटर्स हैं, मुख्तलिफ टैबलेट्स हैं, एम्पा के नाम से आती हैं या कुछ और नामों से। वो आप उसी डोज़ के साथ लेंगे, लेकिन बस इतना करेंगे कि उसको इफ्तार के टाइम आप टाइम उसका चेंज करके इफ्तार के टाइम कर देंगे। इसी तरह पायोज़र या ग्लिटाज़ोन्स मुख्तलिफ आती हैं, इनमें भी किसी किस्म की डोज़ मॉडिफ़िकेशंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का हमने जो ब्रीफ़ली ओवरव्यू दिया है आपको शुगर के हवाले से, कि जो लोग अब रमज़ान में रोज़ा रखना चाह रहे हैं, आखिर में मैं फिर यही कहूँगा
कि ये आपको एक ओवरव्यू दिया गया है। बेहतर ये है कि अब आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ और उससे जाके अपनी पहले तो ये पूछें कि आप रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं? और रख सकते हैं तो क्या-क्या आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी और आपको अपनी मेडिसिन्स कैसे तब्दील करनी पड़ेगी और यही बेहतर तरीका है। वीडियो से आपको गाइडेंस मिलेगी लेकिन डेफ़िनेटिवली आपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। बहुत शुक्रिया।